जय हिंद। रासायनिक बलगतिकी में आज हम ये समझेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है या जो अभिक्रिया की दर होती है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का दर, इससे पहले हम आपको अभिक्रिया का दर क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है वह किस स्पीड से हो रहा है, समय के साथ कितनी स्पीड से कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, अभिक्रिया का वेग होता है, या उसके सांद्रता परिवर्तन में जो दर निकलती है वो वेग कहलाता है। अच्छा, उस समय हम आपको ये बताएं हैं कि ताक्षणिक वेग और औसत वेग क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, साथ ही उसमें सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए, आज हम ये देखेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कारक जो होता है वह आपका है अभिक्रिया की प्रकृति पर या अभिक्रिया का माध्यम पर। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अभिक्रिया के माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई आयनिक यौगिक है और वह उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, यानी आयनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो आयनिक अभिक्रिया होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक में पहले से ही क्या पाए जाते हैं, आयंस उसमें उपस्थित रहते हैं। केवल ये आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, चिपके रहते हैं, और जब इनको आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्रिया इतनी तीव्र से होती है कि इनको आयन में पुनः टूटने फूटने में समय नहीं लगता, और यह जो क्रिया होती है तकरीबन माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में क्या हो जाता है, माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। यानी 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ लगभग इतने समय में क्या होती है, सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाती है। ये जो आयंस है इसके, ये पहले से इसमें उपस्थित थे और ये केवल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आपस में बंधे थे, और जैसे ही रिएक्ट कराया जाता है तुरंत टूट के तुरंत दूसरा बना लेते हैं। यानी यहाँ से जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो वह सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड क्या बनाता है, अवक्षेप बना लेता है, और ये क्रिया होने में बहुत कम समय लगता है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वह क्या होता है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई, बहुत तीव्र होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। किसका, आयनिक यौगिक का। अगर यही बात हम करें सहसंयोजक अभिक्रियाओं की, सहसंयोजक अभिक्रियाएं में क्या रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है तो ये पक्का ट्रिपल बॉन्ड से बंधा रहा होगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये भी क्या रहा होगा, सिंगल बॉन्ड से बंधा होगा। अब ये नाइट्रोजन जो गैस है इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको टूटने, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसमें जो सिंगल बॉन्ड है इसको टूटने, टूट कर पुनः यहाँ पे क्या बनाना, एक नया बॉन्ड बनाना, अमोनिया गैस, तो क्या इसमें टाइम नहीं लगेगा, लगेगा। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है वह लो पड़ जाता है, थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, इसकी अभिक्रिया वैसे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गया, अभिक्रिया की प्रकृति पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निर्भर करता है। अगर आयनिक कोई यौगिक है रिएक्शन कर रहा है तो उसकी जो अभिक्रिया का वेग होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत कम समय में वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद सहसंयोजक है, तो सहसंयोजक में जो अभिक्रिया का वेग होता है वह स्लोली होता है, लो होता है। एक और आता है, एक आपका होता है मंद अभिक्रिया, वेरी मंद अभिक्रिया, बहुत कम। और ऐसे अभिक्रिया में जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसका वेग यानी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत बहुत क्या आएगा, कम आएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुने होंगे, लोहे पे जंग लगना। जो लोहे पर जंग लगता है तो ये क्रिया बहुत धीमा धीमा होता है, इसमें टाइम लंबा लग जाता है, तो इसका जो वेग होता है वह क्या क्या होता है, बहुत कम आता है। अगला है अभिकारक की भौतिक अवस्थाओं पर। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह अभिकारक की भौतिक अवस्था पे कैसे निर्भर करता है, जरा इसको समझिए। देखिए, जो रिएक्शन करता है, जो यौगिक होते हैं, यौगिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं तो उनमें मोमेंटम ज़्यादा पाया जाता है। जिसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है वह ज़्यादा तीव्र से क्रिया कर लेता है। तो जो गैस होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स में मोमेंटम ज़्यादा पाया जाता है अपेक्षा द्रव के, और सबसे कम मोमेंटम पाया जाता है ठोस में। ठोस में क्या होते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे रहते हैं खूब अच्छे से, तो इसमें मोमेंटम कब होगा।
तो जाहिर सी बात है जिसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा तीव्र से क्रिया करते हैं, तो जो आपका गैस होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन तीव्र होता है अपेक्षा जो द्रव होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन से, और जो ठोस होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा और जबकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तीव्र होगा। ये बात समझ में आ गई। गैस की जो वेग दर होता है वह, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह तीव्र होता है, जबकि ठोस की अभिक्रिया क्या होती है, स्लोली होती है। आगे है सरफेस। सतह के सरफेस को चेंज करने पर सतह के क्षेत्रफल पर क्या होता है, हमारा वेग यानी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा चीनी है, क्या है, चीनी का टुकड़ा है। अगर चीनी के टुकड़े को हम पानी में डालें, ध्यान समझिए, पानी में डालें तो ये केवल ये वाला सतह क्या करेगा, पानी के संपर्क में आएगा। लेकिन अगर यही चीनी को हम तोड़ दें, ऐसा करके अगर तोड़ देंगे तो देखना, जब तोड़ देंगे तो ये सतह दो नए सतह बन जाएंगे। इधर का पूरा पूरा सतह रहेगा ही, साथ ही दो और सतह बन गया। तो कहीं ना कहीं तोड़ देने से इसका सतह का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पानी के संपर्क में ये भी सतह आ जाएगा तो चिनियाँ ज़्यादा तीव्र से गलेगी। क्या होगा, बहुत तीव्र से गलेगी। और तोड़ दें तो और तीव्र से गलेगी, और तोड़ दें तो और तीव्र से गलेगी। यानी तोड़ फोड़ देने से उसका सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या क्रिया करने की जो दर होती है, अभिक्रिया करने की जो दर होती है वह तीव्र हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सीधे समानुपाती हो जाता है एरिया ऑफ सरफेस, किसके, एरिया ऑफ सरफेस। यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 कारक हैं। अब चलिए चौथा को हम समझते हैं कि चौथे पर ये कैसे डिपेंड करता है, कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए चौथा जो कारक है वह है प्रकाश की तीव्रता, या हम यह कह सकते हैं विकिरण प्रभाव। देखिए कुछ क्रिया ऐसे होती हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में बड़ी मंद होती हैं, बड़ी धीरे धीरे क्रिया होती हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश की तीव्रता आती है यानी प्रकाश आता है तो प्रकाश के आने से क्या होता है, उस फोटान में वृद्धि हो जाती है। जब प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करते हैं तो फोटान मतलब रेडिएशन का नाम सभी लोग सुने होंगे। रेडिएशन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाता है। और यह जो गैस होती है बहुत मंद, मतलब जो क्रिया होती है मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन जैसे ही आता है क्या, प्रकाश की तीव्रता का मतलब एच न्यू। प्रकाश एक एनर्जी है ना जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू होता है। किसने बताया था, प्लैंक ने बताया था, एच न्यू। तो ये जब फोटान अपना लेके आता है और फोटान की उपस्थिति यानी प्रकाश की तीव्रता की उपस्थिति में कराई जाती है तो यह क्रिया जो होता है तीव्र गति से होने लगती है। पहले मंद हो रही थी, आज क्या होगा, तीव्र गति से होगी। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रेडिएशन आ जाने से क्या होता है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बढ़ जाता है। यानी रेडिएशन की उपस्थिति में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। रेडिएशन की उपस्थिति का मतलब एक प्रकाश तीव्रता बढ़ा देने से क्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होने लगती है। अगला है उत्प्रेरक पर। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या अभिक्रिया का जो वेग होता है उत्प्रेरक पे कैसे निर्भर करता है। पहले उत्प्रेरक को जान लीजिए होता क्या है। उत्प्रेरक क्या करता है कि यह क्रिया में भाग नहीं लेता बल्कि अभिक्रिया के वेग को ही बढ़ा देता है। बढ़ाता क्यों है, क्योंकि यह जो अभिक्रिया में उपस्थित संक्रियण ऊर्जा होती है, संक्रियण ऊर्जा का मतलब कि अभिक्रिया करने के लिए एक एनर्जी उसको चाहिए होती है, उसी को कम कर देता है। अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है ग्राफ, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे ले रहे हैं हम ऊर्जा। क्या ले रहे हैं, ऊर्जा। रिएक्टेंट होगा तो क्रिया करने के लिए इसके पास खुद का कुछ एनर्जी रहा होगा, तो एनर्जी को दिखा रहे हैं। और क्या होगा, जब ये क्रिया करेगा तो पहले संक्रियण ऊर्जा तक जाएगा, उसके बाद बनाएगा क्या, प्रोडक्ट। यहाँ से शुरू हुआ और बना लिया यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट P। और ये जितनी इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रोडक्ट बनने के लिए, जब शुरुआत होती है उसको कहते हैं हम संक्रियण ऊर्जा, और इसको लिखते हैं E0 से।
ये जो है यह बिना उत्प्रेरक का है, बिना उत्प्रेरक का संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण का मतलब ही होता है क्रिया करने वाला, संक्रियण ऊर्जा, सही है। लेकिन जैसे हम उत्प्रेरक कोई लगाते हैं तो कुछ नहीं करता, ये जो संक्रियण ऊर्जा है इसके मान को और कम कर देता है, मान को और कम करके, और ये बना देता है प्रोडक्ट। ये रहा हमारा क्या, संक्रियण ऊर्जा E, और ये है कब का, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इतना बात समझ में आई कि उत्प्रेरक क्या करता है, ये जो संक्रियण ऊर्जा है E0 इसको और कम कर देता है। E0 को क्या करता है, कम करके क्या करता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कैटेलिस्ट पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन वह सीधे समानुपाती होता है किसके, कैटेलिस्ट के, उत्प्रेरक के। यानी कैटेलिस्ट उत्प्रेरक आ जाने से क्या होता है, उत्प्रेरक बढ़ाने का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, पांचवा था, चौथा, पांचवा। अब इसके बाद दो और प्रभाव कारक बचे हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ताप और दूसरा है आपका सांद्रता। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए अब हमारा जो ये वाला कारक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब नई चीज़ बन के आएगी। देखिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वह ताप पे भी क्या करता है, निर्भर करता है। और प्रायः ऐसा देखा गया, सामान्यतः ताप बढ़ा देने से अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का स्पीड या दर बढ़ जाती है। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वह 2 से 3 गुना क्या होता है, बढ़ जाती है। इतना बढ़ोतरी किस में पाया जाता है, अभिक्रिया के वेग में। और क्या है, यानी यहाँ पे सीधे कह सकते हैं कि नहीं ये बहुत तीव्र से बढ़ता है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे सोचिए 2 से 3 गुना स्पीड उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है सांद्रता पर। अगला क्या करता है, जो अभिक्रिया का वेग है वह सांद्रता पे निर्भर करता है या अभिक्रिया के वेग को सांद्रता प्रभावित करती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बढ़ जाता है। यानी इसका मान बढ़ाने से ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये सामान्यतः ऐसा देखा गया है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बस उसी को हम नोट में लिखे हैं कि कभी कभी अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह क्या होता है, घट जाता है, कभी कभी होता है। और क्या होता है कि कभी कभी अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, नो चेंजेस। और क्या है, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया का वेग, वह उत्पाद की सांद्रता पे भी क्या करता है, निर्भर करने लगता है। अभी तक तो हम अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर कर रहा था, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। और अगला क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह एक अभिकारक या एक से अधिक अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर हो सकता है। और इन सब को जानने के लिए नया चीज बनाया गया, उसको हम कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं, दर नियम। और इसको हम समझेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सलूशन खोजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।